Good evening, class. In the previous class of your chemistry, we were studying the chapter state of matter, and in which we were studying the gas law. Okay, in the gas law, we studied the many of the laws which relate completely with the gas. That is Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law, and Avogadro law. ठीक है, एक बार जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं. बॉयल्स ने क्या कहा? बॉयल्स लॉ स्टेटेड कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सॉरी वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. सेकेंड था हमारा चार्ल्स लॉ. चार्ल्स ने क्या कहा? चार्ल्स ने कहा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. फिर मैंने कहा था कि गे-लुसेक लॉ में क्या था, उसने प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन दिया था कि जैसे जैसे प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट से रिलेशन हमने उसमें स्टडी किया हुआ था. एंड इसके बाद था हमारा एवोगैड्रोस लॉ. एवोगैड्रोस ने क्या कहा था कि वॉल्यूम जो होता है नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, अब हमको पढ़ना है इसमें आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशंस. ठीक है, जब हम इन तीनों लॉ को कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम, ये कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. ठीक है, तो मैथमेटिक्स का रूल क्या बोलता है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन यदि हटाना है तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा. सो द इक्वेशंस बिकम्स लाइक वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी, वेयर आर इज नोन एज अ गैस कांस्टेंट. आर को क्या बोलते हैं? गैस कांस्टेंट. और ये किसी भी गैस के लिए अलग अलग नहीं होता है. ठीक है, यानी ये हर गैस के लिए इसकी वैल्यू एक ही रहेगी और इसके लिए ये यूनिवर्सल कांस्टेंट कहलाता है. व्हाट इट इज नोन एज? इट इज नोन एज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट. नाउ तो ये आपका बनता है आइडियल गैस इक्वेशन. तो इसका यदि डेरिवेशन आपको आता है एग्जाम में तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयल्स लॉ का लिखना पड़ेगा, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, एंड यू हैव टू कंबाइन ऑल द थ्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द आइडियल गैस इक्वेशन. Now, what is the unit of R? Because we are now in the 11th standard and we have to calculate the each and every units of the constants. ठीक है, हमें पता है वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर या मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब. प्रेशर की यूनिट होती है बार और एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. टेम्परेचर का होता है सेल्सियस या केल्विन. सो एज पर डिपेंडिंग ऑन दैट लेट अस कैलकुलेट द unit of R. So unit of R can be written as P here multiplied PV upon NT. ठीक है, ये ऐसे होता है. ठीक है, अब प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. व्हाट वी कैन राइट? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इनटू वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर. फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर. वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब. एन यानी नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की यूनिट मोल होती है. एंड टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है. हम लोग केल्विन ही कंसिडर करते हैं. सो मीटर स्क्वायर एंड मीटर गेट कैंसिल, सो ओनली 1 मीटर इज रिमेनिंग. सो इट इज न्यूटन मीटर मोल इनटू केल्विन. अब न्यूटन मीटर किसकी यूनिट होती है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ. ठीक है, ये किसकी यूनिट होती है? वर्क डन की. सो इट इज वर्क डन. अब कोई भी चीज नीचे हो उसको ऊपर लाओ तो वो पर में कन्वर्ट हो जाती है. यानी यहां मोल लिखा है तो ऊपर आके पर मोल पर केल्विन ये होती है. तो दिस इज द यूनिट ऑफ आर. अब क्या होता है कि डिपेंड करता है कि आपकी प्रेशर की यूनिट क्या थी, कि प्रेशर बार में था, एटीएम में था, या फिर रिप्रेजेंटिंग लाइक कि वो वॉल्यूम आपका डेसीमीटर क्यूब में था, मीटर क्यूब में था. तो उस हिसाब से आर की हमको दो वैल्यूज स्टडी करनी है. वैसे बहुत सारी वैल्यूज स्टडी होती है इसकी, बट वी हैव टू लर्न टोटल 2 वैल्यूज. सो दैट इज आर की जो वैल्यू होती है यूनिट के बेसिस पे, दैट इज 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन. यानी वॉल्यूम आपका लीटर में दिया हुआ है, प्रेशर आपका एटीएम में है, एंड टेम्परेचर केल्विन में है. मोल तो मोल ही रहेगा. तो ये एक यूनिट हमको यूज करनी रहती है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम. एंड अनदर यूनिट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर. ठीक है, यहां ये जूल क्या है? वर्क डन की यूनिट.
ठीक है, तो उस बेसिस पे ये इसकी 2 यूनिट्स हमको टोटल स्टडी करनी रहती है। हाँ, अगर ये अर्ग दिया होता, अगर जूल की जगह अर्ग दे देता कि हमको उसमें कैलकुलेट करना है, तो डेट रिलेशन इज 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर केल्विन पर। ठीक है, तो हमको ये बेसिकली 3 यूनिट याद रखनी है, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा अच्छे से। ठीक है, नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक। तो आप लोग को ये आइडियल गैस इक्वेशन क्यों पढ़ाया गया, तो आप लोग को याद रखना है कि जैसे टोटल 2 टाइप्स के गैसेस होते हैं, एक होता है आइडियल गैस और एक होता है रियल गैस। ठीक है, जैसे कि कंट्रीज में क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कि लोग उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जो उसको फॉलो करते हैं हम लोग बोलते हैं हाँ अच्छा है, और जो फॉलो नहीं करता है वो गंदा है, यानी वो रूल्स को तोड़ रहा है। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है कि हमारे सिंपल सा रूल्स है कि हमारे इंडिया में ये लॉ है कि 18 इयर्स के बाद ही बाइक चलाई जा सकती है, वी हैव टू वियर द हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक, बट स्टिल वी इंडियंस डू नॉट फॉलो दैट in our locality. Metropolitan cities it is being followed properly. So the metropolitan cities, what do they follow? The rules of the government, while in our locality we do not follow the rules. So we are real and they are ideal, which metropolitan cities like Delhi, Mumbai, so that is ideal. Okay, so the gas which obeys the all laws, which obey the equation PV is equal to nRT at all temperature and pressure, क्योंकि यही इन्हीं दो की वजह से तो वॉल्यूम बदल रहा है। सो द गैस विच ओबेज दिस इक्वेशन PV is equal to nRT, और जो हमने ये लिखा था V is equal to nRT upon P, तो ये P यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो PV upon nRT हो जाएगा। दैट गैस इज नोन एज एन आइडियल गैस। जबकि द गैस विच डू नॉट ओबे द गैस लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, हो सकता है कि वो किसी और टेम्परेचर और प्रेशर पे आइडियल गैस बनता हो, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर या प्रेशर चेंज हुआ और उसने अपनी प्रॉपर्टी बदल ली और वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, रियल गैस कहलाएगा। तो इसके बारे में हमें आगे थोड़ा और स्टडी करना होगा। अब जैसे कि हमने इक्वेशन पढ़ा PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, हमको अगर डेंसिटी ऑफ किसी गैस की डेंसिटी निकालनी हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो देखते हैं। हमने इक्वेशन पढ़ा है PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स इज कैलकुलेटेड एज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि सपोज मेरे पास ऑक्सीजन है 16 ग्राम, अब मुझे इसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है कि कितना मोल्स ऑक्सीजन है मेरे पास, तो ये कैसे कैलकुलेट करूंगा, गिवन मास 16 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 होता है, तो 0.5 मोल्स है, ये ऐसे लिया जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो स्मॉल m क्या हो जाता है, स्मॉल m होता है गिवन मास, कितना मास उसका दिया गया है, और कैपिटल M क्या कहलाता है, उसका मॉलिक्यूलर मास। सो आई कैन राइट NS, तो यहाँ पे प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू के स्मॉल m अपॉन कैपिटल M RT। ठीक है, अब एक बात बताइएगा, डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये मास V को नीचे ले आया, M ऊपर मल्टीप्लाई, देखो मुझे ये V को नीचे लाना है क्योंकि गिवन मास तो मुझे है, तो M को नीचे लाऊंगा तब तो डेंसिटी आएगा। तो ये पूरा यहाँ M यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, RT पूरा डिवाइड, सो स्मॉल m अपॉन V इज इक्वल टू PM अपॉन RT। ये सारे फॉर्मूलेज आप नोट करते जाइएगा क्योंकि ये सारे फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्पफुल रहेंगे और इसी से न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। सो द बॉयल्स लॉ इक्वेशन, चार्ल्स लॉ इक्वेशन, एवोगैड्रोस लॉ इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन आल्सो यू हैव टू रिमेंबर, एंड द न्यूमेरिकल्स वी विल सॉल्व लेटर ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो इट इज इक्वल टू, ये डेंसिटी है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से, रो, इट इज नॉट P, इट इज रो, विच इज अ ग्रीक वर्ड रो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रो, RH, रो इज इक्वल टू PM अपॉन RT। ये याद रखिएगा, ये याद रखना है आपको कि PM अपॉन RT होता है। ठीक है, नाउ अब कुछ टर्म्स है आपके लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड टेक्स्ट बुक पे शायद नहीं दिया गया है, बट आप लोग प्लीज उसको नोट डाउन करते रहिएगा। हम लोग जब भी किसी गैस की मेजरमेंट करते हैं तो एक टेम्परेचर होता है जिस पर ही हमको मेजर करना है, या एग्जैक्टली एक वॉल्यूम होता है, या एग्जैक्टली एक प्रेशर होता है कि हम लोग उसको मान लेते हैं। जैसे कि उसको हम डिनोट करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है,
जैसे कि इस नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो मैंने क्या कहा कि गैस की सारी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी उस टेम्परेचर और उस प्रेशर को हम स्टैंडर्ड बोलते हैं जहां पे ये दोनों मैच करेंगे, और उस टेम्परेचर और प्रेशर को हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल जो प्रेशर होता है, जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो बेसिकली 1 बार होता है। ठीक है, 1 बार जो होता है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एंड नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि 273 केल्विन होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है, जब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है उस दौरान वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। और आपको पता है 1 लीटर कितने के बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, और 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। एंड जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की जब हम बात करते हैं, तो इस केस में प्रेशर जो होता है वो 1 atm होता है, टेम्परेचर यही रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, और इस दौरान जो वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग बाद में मैं आपको बता दूंगा कि कितना आता है। ठीक है, हमें सिर्फ अभी इसकी ज्यादातर नॉलेज रखना है, इसका और इसका, और टेम्परेचर तो दोनों में सेम है। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि नॉर्मल की बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस दौरान आर की वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी, तो ये हमको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। So what we have read till now, we have studied about the ideal gas equation, density of the calculating of any gas, two terms, standard temperature and pressure, normal temperature and pressure. इसके बाद एक important topic है आपका, वो है Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure. ठीक है, इसमें डेल्टन्स नाम के एक साइंटिस्ट ने स्टडी किया था। उसने कहा कि जस्ट सपोज कि एक बीकर में 3-4 गैसेस हमने फिल करके रखे जो कि अनरिएक्टिव है। अनरिएक्टिव का मतलब है कि वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कमरे में कहीं बंद है और कंटिन्यूसली रैंडम मोशन करते जा रहे हैं। अब ये क्या करते हैं, कंटिन्यूसली यदि रैंडम मोशन कर रहे हैं, ऊपर से ये बंद है, तो ये क्या करेंगे, कंटेनर को कंटिन्यूसली क्या लगाते जाएंगे, फोर्स लगाते जाएंगे। ठीक है, यानी कंटेनर में कंटिन्यूसली प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे। फोर्स का मतलब प्रेशर ही हो गया, क्योंकि फोर्स कहाँ लग रहा है, किसी कंटेनर के दीवार पे लग रहा है, यानी एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एंड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो ये क्या करते हैं, जस्ट सपोज कि एक गैस ए है, एक गैस बी है, एक गैस सी है, एक गैस डी है, तो ये मान लो इसके नंबर ऑफ मोल्स Na है, इसके Nb है, इसके Nc है, इनके Nd है। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब कि कितने इसके पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, कंटिन्यूसली कंटेनर को फोर्स लगाते जाएंगे और खुद भी आपस में कोलाइड करते जाएंगे। तो जो टोटल प्रेशर इस चारों गैस की वजह से लग रही है, वो हर गैस का कंट्रीब्यूशन की वजह से रहता है। ठीक है, यानी द टोटल प्रेशर एक्टिंग ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर और टोटल प्रेशर ड्यू टू द gases is the contribution of the individual gas, is the contribution of the pressure of the individual gas। यानी मान लो टोटल प्रेशर P है, तो टोटल जो प्रेशर रहता है वो PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD, यानी चारों का क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन इक्वल रहेगा। इक्वल नहीं बोल सकते, जिसका जितना ज्यादा पार्टिकल्स है वो उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा। तो यानी अगर ये छोटी क्वांटिटी है और D वाला बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ये स्मॉल है और ये बहुत बड़ी है, तो ये इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है। हालांकि इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, पर इसका भी कंट्रीब्यूशन रहता है। सो व्हाट इज द Dalton state? Dalton state that the pressure in the container due to all the gases is the contribution or the individual or the sum of the contribution of the individual pressure applied by each gas particle। ठीक है, तो हर किसी के कंट्रीब्यूशन के बराबर होता है। अब हमने इक्वेशन पढ़ा है PV इज इक्वल टू NRT और PV इज इक्वल टू NRT अपॉन V। अब जस्ट सपोज कि हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कंटेनर की, और जब वॉल्यूम ऑफ गैस हम कंसीडर करते हैं तो हम कंटेनर को लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि कौन ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, केवल कंटेनर को। तो वॉल्यूम तो चारों के केस में सेम रहेगा, PA PB PC PD वो तो सेम रहेगा। अब इसका टेम्परेचर बदलेगा नहीं, टेम्परेचर तो वही रहेगा, यानी टेम्परेचर भी वही रहेगा। तो PA जो निकलता है, जब PA इज कैलकुलेटेड है Na, क्योंकि इसका सिर्फ ये बदल रहा है,
आर तो कांस्टेंट है सबके लिए और टेम्परेचर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर तो बदलने नहीं वाला है, टेम्परेचर भी नहीं बदलने वाला है। अब पीबी एनबी आर टी अपॉन वी, उसी प्रकार पीसी कितना हो जाएगा एनसी आर टी अपॉन वी, एंड पीडी कितना हो जाएगा, पीडी हो जाएगा एनडी आर टी अपॉन वी। ठीक है, तो P जो है टोटल प्रेशर जो है वो इंडिविजुअल हर मॉलिक्यूल्स के प्रेशर का सम है, यानी समेशन है सबका, तो सबको ही वैल्यू में यहाँ पे इक्वेट कर दूं, पीए की वैल्यू, पीबी की वैल्यू, पीसी की वैल्यू, पीडी की वैल्यू। तो P इज इक्वल टू एन। अब देखो सब में आर टी अपॉन वी कॉमन है, तो मैं डायरेक्टली इसको कॉमन लिख सकता हूं। आर टी अपॉन वी क्या है, कॉमन है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी, और चारों में आर टी अपॉन वी क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब एक बात बताइएगा मेरे को कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी है वो एन है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो एन होंगे ना, गिन कि मान लो किसी बैग में 4 सफेद बॉल है, 5 लाल बॉल है, 8 पीले बॉल है, तो सारे बॉल्स का सम कितना हो जाएगा, सबको मिला देंगे। तो जो P है वो कितना कैलकुलेट किया जाएगा, P की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एन आर टी अपॉन बी, क्योंकि बराबर ही आने वाला है, ये तो नहीं बदलेगा। एन क्या टोटल नंबर है, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी इज इक्वल आर टी अपॉन वी। तो आर टी अपॉन वी दोनों तरफ कैंसिल, तो एन जो है वो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा, ये क्वेश्चन फर्स्ट आ है मेरा। ठीक है, अब डेल्टस ने ये भी कहा कि जो उसके कंट्रीब्यूशन के बराबर है, यानी इंडिविजुअल गैस का जो ये जो इंडिविजुअल गैस है इसका जो प्रेशर है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी टोटल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब वो कांस्टेंट क्या आएगा, हमें वो भी निकालना पड़ेगा कि वो क्या कांस्टेंट है, क्योंकि हमको वो कैलकुलेट करना जरूरी है। डेल्टस ने ये पहले तो ये कहा कि जो टोटल प्रेशर लगता है कंटेनर के अंदर वो इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर है, पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर है। पार्शियल का मतलब है कि Na मॉलिक्यूल्स कुछ प्रेशर लगाएंगे, Nb कुछ लगाएंगे, Nc कुछ लगाएगा, Nd लगाएगा, और ये दोनों मिल करके टोटल प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, यानी जो इंडिविजुअल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टोटल प्रेशर के बराबर है। ठीक है, यानी अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो उसने कहा कि हर इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन के बराबर है, यानी pressure applied by the particles A or the partial pressure applied by the particles A is equal to the mole fraction of the particle multiplied by the total pressure of the container। कि total pressure container में कितना लग रहा है, तो वो कैसे आएगा उसको देखते हैं। मान लो कि जब इसको मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया तो ये K के बराबर आया। किसके बराबर आया, K के बराबर आया। जस्ट सपोज मुझे इस K की वैल्यू निकालनी है। फिर से डेल्टस ने सबसे पहले क्या कहा, डेल्टस ने कहा कि जो कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर लग रहा है वो इंडिविजुअल हर पार्टिकल्स के प्रेशर का समेशन है। ठीक है, सेकंड में उसने ये कहा कि जो इंडिविजुअल एक की वजह से प्रेशर लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टोटल प्रेशर ऑफ दी कंटेनर के बराबर होता है। ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया। अब K की वैल्यू निकालनी हो तो वो किसके बराबर आती है, Pa अपॉन P के बराबर। पीए क्या होता है, अभी मैंने बताया Na अपॉन आर टी अपॉन वी, और P किसके बराबर है, एन आर टी अपॉन वी। आर टी कैंसिल, वी कैंसिल, क्या बचा Na अपॉन एन। अब n किसके बराबर है, Na प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। Na अपॉन Na प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। और जब कभी भी हम ये कैलकुलेट करते हैं तो मोल फ्रैक्शन होता है। ये क्या होता है, x क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। हमने मोल फ्रैक्शन चैप्टर 1 में पढ़ा था। मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल आपने वो तो पढ़ लिया आपने मोल्स। मोल फ्रैक्शन क्या कहलाता है कि सिंपल सी बात है कि चारों सब्जेक्ट पे आपके मार्क्स आ गए तो इंडिविजुअली एक सब्जेक्ट का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। सिंपल सा समझिएगा कि आपको मान लीजिए फिजिक्स में आया 80 मार्क्स, केमिस्ट्री में आ गया 90 मार्क्स, मैथमेटिक्स में आ गया 70 मार्क्स। टोटल आपका मार्क्स कितना बन गया, 80 प्लस 90 प्लस 70। ठीक है, कितने मार्क्स हो जाएंगे आपके, 150 प्लस 90 240 मार्क्स आपके आए। तो उसमें से इसका कितना कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स का, तो हम कैसे निकालेंगे, 80 अपॉन 240 इंटू
100 कि हाँ फिजिक्स मेरा ये 0 0 कट गया, सॉरी ये 0 1 कट गया, 80/24 जो भी परसेंटेज निकलेगा, यानी आप इसको कैलकुलेट करिए तो 3 यानी 33.33% किसका योगदान है, आपका फिजिक्स का है। उसी प्रकार केमिस्ट्री, उसी प्रकार मैथ्स का निकाल सकते हो आप लोग। तो वैसे ही आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना रहता है कि ए का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो ए का क्या है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट। तो यहाँ भी मैंने यहाँ पहले ही बता दिया था कि ये मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, तो के मेरा किसके बराबर आ गया, मोल फ्रैक्शन, किसके बराबर आ गया, मोल फ्रैक्शन के बराबर आ गया। सो आई कैन राइट PA इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू टोटल प्रेशर, तो ये भी आपका न्यूमेरिकल में यूज होगा। उसी प्रकार से PB इज इक्वल टू XB अपॉन P, उसी प्रकार से PCB, PDB एंड सिमिलरली हम लोग बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई कैन राइट PI वेयर I इज फॉर एनी गैस इज इक्वल टू XI, उसका मोल फ्रैक्शन इंटू P आपको याद रखना है, ठीक है क्लास। तो ये डेल्टन्स लॉ का डेरिवेशन था, तो आपको ये दोनों डेरिवेशन अच्छे से याद रखना है कि कैसे किया है, एंड इजी है, सिर्फ आपको लॉजिक समझना है, ठीक है क्लास। तो आज की क्लास में हमने आइडियल गैस इक्वेशन और डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने स्टडी किया, जो कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए। In the next class, we will learn about the Gram's law of effusion and diffusion, and we will study the another important topic of your gas law, that is kinetic theory of gases. So after that, only few topics are remaining. So our chapter will be complete very easily. So please watch the video of this class very patiently. हमको हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है, and don't forget to read your topics from the NCERT or the refreshers you are using. So till then, take care and make the notes of the copy like the derivation I am giving. Take care.